Hello and welcome to the Examination Catalyst once again in a new video that is going to be on the percentage from the aptitude section, as we have got for the polling that the 35% students had voted for the topic from the aptitude. So here is the first video after the polling, and you have I can assure that you have enjoyed the webinar. और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था मेरे हिसाब से, तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वेबिनार बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए जो आप ढूंढ रहे होंगे, जिन चीज़ों के आंसर आप ढूंढ रहे होंगे। लगभग मेरे को लगता है कि वो सब आपको मिल गए होंगे। नहीं मिले होंगे तो वी विल बी गोइंग टू हेल्प यू अगेन विद द सेम टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सो बी कनेक्टेड विद अस। So here we are going to start with the percentage chapter. Okay, so here we are again having the same criteria, like we are going to learn about the basics and then the question based on different types and the important discussions. Okay, so now for the basic we are going to start the basic. सो आखिरकार परसेंटेज होता क्या, मतलब हमारे पास परसेंटेज एक टॉपिक है, हम बोलते हैं कि ये परसेंट है, ठीक है, प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत भी बोलते हैं इसे। देखो मैं हिंदी में इतना ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, लेकिन जहाँ जहाँ पे पॉसिबल होगा मैं वहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। परसेंट या फिर प्रति, और शत मतलब होता है हमारा क्या, 100, ठीक है, और सेंट का मतलब हमारा कितना होता है, 100। तो अगर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, मान लो कि हमने लिखी 20%, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा 20%, इसका मतलब क्या हुआ 20/100, ये मतलब हुआ इसका, तो हमारा 20/100, ठीक है। तो हमने ये अगर अभी हम काट सकते हैं, तो हमने काटा तो हमने देखा कि ये आया हमारा 1/5, ठीक है, 1/5 है। अब मान लो कि इस 1/5 का मतलब क्या हुआ, 1/5 का मतलब ऐसे मान लो कि मान लो सॉरी, देखो यहाँ पे हमारे पास पाँच ट्रायंगल है, हमने 5 ट्रायंगल बनाए, या फिर हमने 5 एरिया बनाए, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें से क्या हुआ कि एक हमारा शेडेड है, तो इसका मतलब हुआ 1/5, ठीक है। 1 इज शेडेड आउट ऑफ द 5, मतलब टोटल हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास की 5 हमारे पास शेप्स हैं, और उसमें 5 में से हमारा एक शेप जो है वो हमारा शेडेड है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं इसे। और क्या समझ सकते हैं, मान लो कि अगर हम सोचें क्या हो गया, ठीक है, अगर हम देखें कि मान लो यहाँ पर हमारे पास 100, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, and it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये मान लो इतने हमारे पास ये स्क्वायर्स हैं, ठीक है, मतलब टोटल 100 स्क्वायर्स हैं हमारे पास। तो इसमें 20% का मतलब कितना होगा, 20% का मतलब कितना होगा, 20% का मतलब होगा कि हमने 20 को शेड कर दिया, ठीक है। तो 20 बॉक्सेस, 20 स्क्वायर्स आर शेडेड आउट ऑफ द 100 अवेलेबल, मतलब कि हमारे पास जो 100 शेप्स अवेलेबल थी या 100 स्क्वायर अवेलेबल थे या 100 डब्बे जो हमारे बॉक्स अवेलेबल थे, उसमें से हमने 20 को शेड कर रखा, तो इसका मतलब हमारा हो गया क्या, 20%, ठीक है। और और बेसिक चीज़ क्या होती है कि हमें आना चाहिए इसमें कि हमने जैसे कि 20% लिखा, तो ये हमारा कितना हो गया, 20/100, तो कितना हो गया 1/5 काटने के बाद, ठीक है। ऐसे ही हमारा 60%, 60 कितना हो गया, 60/100, सो कितना हो गया है, इट विल बी
3/5, ठीक है। ऐसे हमारा 15% कितना हो गया, 15%, 15% कितना हो गया, 15/100, ये कितना हो गया हमारा 3/20, ठीक है। सो ऐसे ना हमें मतलब फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, मतलब फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना परसेंटेज को, हमेशा नहीं, लेकिन जहाँ पर इजी पड़ता है, जैसे कि आपको कैलकुलेशन में इजी पड़ता है, वहाँ पर फ्रैक्शंस में करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब मेरा मानना है कि ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि मान लो 37 एंड 1.5% है हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 37 1.5% का मतलब हमारा रहेगा कि इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 37 टू ज़ा एंड +1, तो उसके बाद कट हटा के हमारा कितना बनेगा 3/8, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ना बहुत ज़रूरी है, ईजी हो जाता है। मतलब आप 37.5 को लेके चलोगे तो वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, मतलब ईजीली टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसके लिए हमें हमें ये ज़रूरत होती है, इस चीज़ की ज़रूरत हमें वहाँ पड़ती है जहाँ पे हमारे परसेंटेज ईजी नहीं है, जहाँ पे हमारे फ्रैक्शन में आ गई चीज़, या फिर ये इसमें आ गई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गई, और कोई वैल्यू ऐसी कि जिसमें मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत दिक्कत आती है। अब 8 और 3 की मल्टीप्लाई आराम से कहीं भी कर सकते हो, क्योंकि आपको सीटेबल आता है। अब 37.5 को कहाँ लेके जाओगे, ठीक है। सो इसका ध्यान रखना है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम द ये बेसिक हो गया हमारा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अरे यार, ठीक है। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई, ठीक है, क्या, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 37 1.5% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया, ठीक है। यदि आयत की लंबाई 37 1/2% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं, कितना होगा। अब देखो, सबसे पहले तो जितनी हमने परसेंटेज रखी है 37 1.5% हमें दे रखी है, ये भी मैंने बताया था। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, 37.5 एंड तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 3/8, ठीक है। और 20% हमने अभी देखा कितना होता है 1/5, ठीक है, 1/5 होता है। अब देखो एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करते हैं तो हमारा एरिया आता है, ठीक है। अब देखो, ये अगर इसकी लेंथ है और इसे अगर हम 37.5% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, ये इसमें इसे ऐड करना है। तो पहले अगर मान लो ओरिजिनल जो हमारी थी वो 8 थी, ठीक है। तो अभी न्यू वाली हमारी कितनी हो जाएगी, 8 और 3 11, ठीक है। अगर हमारी ब्रेड्थ में 20% का बढ़ोतरी होती है, उसे बढ़ा दी जाती है, या नहीं सॉरी कम कर रहे हैं हम यहाँ पे, कम कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि हमारी जो ओरिजिनल ब्रेड थी वो थी हमारी 5, ठीक है। तो नई कितनी हो जाएगी हमारी, 5 - 1 4, ठीक है। तो हमारा एरिया यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हमारा एरिया कितना आएगा, कितना एरिया बैठेगा हमारा, हमारा एरिया बैठेगा 8 5 40, और यहाँ कितना एरिया बैठेगा 44। ये तो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर मान लो उसकी लेंथ 8 है और ब्रेड्थ 5 है तो एरिया 40 ही होगा ना, ठीक है। तो उसने पूछा कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। अब इसने बोला कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, तो 40 था पहले और नया जो हो गया 44 हो गया, तो 4, ठीक है, 4। तो कितना हुआ, अब चेंज हुआ ना, तो ये नया हो गया। जो चेंज होता है वो हमेशा पुराने से होता है ना, ठीक है। पुराने से कितना चेंज हुआ, तो हमारा कितना हो गया 4, भाई पुराना कितना था हमारा 40, और परसेंट निकालना तो इंटू 100 कर दिया, ठीक है। तो कितना हो गया 10% हो गया, ठीक है। आ गया आंसर, सी इसका आंसर हो गया, ठीक है। बस ख़त्म बात, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाई 16.3%। ठीक है। एंड द कंजप्शन ऑफ फैमिली डिक्रीज बाई 20%। मतलब कि चीनी की कीमत तो कम हो गई और परिवार की खपत चीनी की कीमत बढ़ गई और परिवार की जो खपत थी उसमें 20% की कमी आ गई। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना, पहले तो ये जो फ्रैक्शन वाली जो ये हमें परसेंटेज रखी है इन्हें चेंज कर लो। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और इसकी ना मैं तुम्हें एक अलग से वीडियो दूंगा, मतलब हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर, कि कैसे और डायरेक्टली उन्हें याद कर लो। याद क्या करने की ज़रूरत है, मतलब जब तुम क्वेश्चन करोगे ना तो साथ साथ बात वो अपने आप याद होती जाएंगी। और जो परसेंटेज वाला चैप्टर है ना, ये तुम्हारा डीआई में भी बहुत काम आता है। और भी बेसिक बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें काम आएगा। ठीक है। तो परसेंटेज सीखना ना मतलब बहुत ज़रूरी होता है। परसेंटेज आना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। परसेंटेज आना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन, कि भाई हमारी जो प्राइस है उसे अगर हम कंजप्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि 16/3% है। ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो ये फ्रैक्शन हमारा कितना बनेगा हमारा, हाँ, फ्रैक्शन हमारा बनेगा 1/6। ठीक है। और 20% का तो तुम्हें पता ही है, 20% तो अभी निकाल के दिखाया था, वो कितना हो गया, 1/5। ठीक है, 1/5। अब जैसे कि इन्होंने बोला है कि ओरिजिनली हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन जो है उसमें क्या है कि हमारा प्राइस मान लो 6 था और न्यू में हमारा जो वो होगा वो बढ़ गया प्राइस, तो कितना हो गया, एक ये जो है ना ये फ्रैक्शन, इसे ऐड करना है। अगर कोई चीज़ बढ़ती है उतने परसेंट में तो ये हमारा ओरिजिनल है, ऐड करने के बाद इतना बढ़ जाएगा हमारा, तो इतने परसेंट बढ़ जाएगा। तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 7। ठीक है। अब कंजप्शन में क्या हुआ, कंजप्शन में कमी आ गई। ये पहले कंजप्शन अगर 5 था तो अब हम करने लगा 4। तो ये कितना हो गया, ओरिजिनल हमारा एक्सपेंडिचर था 30 रुपये, हमारा जो खर्च होता था 30 रुपये होता था, अब कितने का हो गया 28 का। तो बताना है कि प्रतिशत चेंज कितना हुआ। ठीक है। तो ये कितना हुआ भाई, ये हमारा डिक्रीज हो गया 2। अब कभी कभी ऐसे भी आ सकता है डिक्रीज हुआ बड़ा, क्या हुआ ये हमें बताना है। ठीक है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम यहाँ पर ध्यान रखें कि उसमें पूछा गया। ठीक है। अब तो कितने चेंज हमारा जो हुआ है वो पुराने से हुआ। ठीक है। इन 200 हमें क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। ठीक है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 2, और ये 15, और 15 से इसे अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15, 6, और बचे कितने, 2/3। ठीक है, ये काट लिया ना, 5 थी 15 और ये 20, तब काट लिया, 3 छंगे 6 थी 18, 18 और 2 बचे 2/3%। हो गया। बस अब तुम्हें कहीं भी दिखेगा भी ना 20/3 तो सीधा उसे वहाँ पे 2/3% लिख देना उठा के, खत्म, कुछ नहीं सोचना उसमें। ये जब मैं टेबल दूंगा ना तुम्हें तो उसमें बिल्कुल तुम्हें ऐसे हो जाएगा कि मतलब बिल्कुल लिखा हुआ दिखेगा, उठा के उतना ही वहाँ पे लिख दो। ठीक है। और ये ऐसे नहीं आएंगे। अब जैसे कि मान लो तुमने ये चीज़ करनी है। ठीक है। अब जैसे कि 16/2/3 करना है, 16/2/3%। ठीक है। तो ये हमारा होगा कितना, 16×3 = 48 +2, मतलब कि हम इसे ऐसे लिखेंगे 16×3 + 2, कितना हो गया हमारा 50/3। ठीक है। एंड परसेंटेज, अगर यहाँ परसेंटेज लगा हुआ तो यहाँ पे डिवाइड में आएगा 100, अगर हमें परसेंटेज निकालने तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कितना हो गया 1:6, ये आया था ना हमारा निकल के। बस तो ऐसे करना होता, ठीक है। हमारा आ गया आंसर, आंसर हमारा आ गया था क्या 62/3%, ठीक है। हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,89,000, ठीक है, एंड 4/9 ऑफ देम आर मेल एंड द रेस्ट आर फीमेल, ठीक है। तो हम उसने बोला कि हमारे पास जो 4/9 है वो तो हमारे मेल है, बाकी सब क्या है फीमेल, ठीक है। तो हमारे मेल और फीमेल 9 में से 4 अगर हमारे मेल हैं तो बाकी बचे हुए 5 फीमेल हुए, ठीक है। फिर उसने बोला कि 50% ऑफ मेल्स आर मैरिड, उसमें से 50% मेल कितने हुए 2 हुए, 50% का मतलब कितना हुआ 1/2, ठीक है। अब वो मैरिड है, अब जो 2 लोग हैं वो 2 से तो मैरिड होंगे, ठीक है, मतलब कि फीमेल 2 फीमेल मैरिड है, ठीक है। अब यहाँ पे ना जैसे मैंने ये क्वेश्चन डाला कि परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, विवाहित जनसंख्या बताओ या विवाहित महिलाओं की जनसंख्या बताओ, तो इसमें अब कुछ भी पूछता रहे वो, अब तुम्हारे पास ये वैल्यू दे रखी है कि भाई टोटल कितनी है, अब तुम उसमें निकाल लो, है ना। अब जैसे उसने पूछा कि परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन क्या हुई, परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन हुई 4, ये 4 लोग हैं, कितने लोग मैरिड हुए 4 हुए ना, ठीक है। तो 4 टोटल पॉपुलेशन कितनी 9, हाँ 2 मेल मैरिड हैं और 2 फीमेल मैरिड हैं, इंटू 100 कितना हो गया, ये हमारा आ गया 400/9, कितना हो गया 4/9, डिवाइड कर लिया ना, 9 4 36, 4 बचे 40 हो गए, 9 4 36, फिर 4 बचे तो 4/9% आ गया 44 1/9%। अब उसने पूछा कि परसेंटेज मैरिड फीमेल कितनी हुए, अब मैरिड फीमेल कितनी है 2 है ना। अब जैसे इसमें ना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या आ सकता है, ऑप्शन में या तो वो पूछेगा कि आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, तो तुम करोगे भाई 2/9, तो तुम करोगे 2/9 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 200/9, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 22, 2/9%। अब अगर वो पूछे कि आउट ऑफ फीमेल तो ये कितना आ जाएगा 2 टोटल फीमेल कितनी है 5 इंटू 100, तो ये कितनी आ गई वैल्यू हमारी 40%, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है। अब उसके बाद वो तुमसे वैल्यू पूछ ले कि भाई 40 कितने जनसंख्या इसमें से, ये टोटल में से कितनी जनसंख्या मैरिड है, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, कितने 4 लोग कौन कौन से कितने 4 लोग मैरिड हैं, तो वो सब तुम बता सकते हो। वो क्वेश्चन में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, if the income tax is increased by 19%, if the income tax is increased by 19%, the net income is decreased by 6%, find the rate of income tax। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई तो शुद्ध आय में 6% की कमी आई है, आयकर की दर याद कीजिए। अब देखो बेसिक साइज में कंसेप्ट है कि जो हमारी इनकम होगी उस पर टैक्स लगता है, ठीक है,
और उसमें से जब हम टैक्स दे देते हैं तो जो इनकम हमारी बचती है उसे हम क्या बोलते हैं, नेट इनकम। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारी 100 रुपये की इनकम है, उसमें तुमने 25 रुपये टैक्स दे दिया तो तुम्हारी नेट इनकम कितनी हुई, 75 रुपये। ठीक है, या फिर मान लो तुमने 100 रुपये में से 20 रुपये तुमने टैक्स दे दिया तो तुम्हारी नेट इनकम कितनी हुई, 80 रुपये। तो तुम ये देखो कि भाई अगर तुम्हारा 5 रुपये टैक्स अगर तुम कम दे रहे हो तो तुम्हारी 5 रुपये ही इनकम, नेट इनकम बढ़ भी रही है अगर तुम्हारी ओरिजिनल जो इनकम है वो सेम है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो जितना हमारा टैक्स अगर हम कम कर रहे हैं तो नेट इनकम बढ़ रही है। या फिर मान लो कि हमने 100 रुपये इनकम थी, उसमें से हमने 30 रुपये टैक्स दे दिया तो हमारी नेट इनकम कितनी बची, 70 रुपये। यहाँ पे इसमें से मान लो हमने 5 रुपये बढ़ा दिए हमने टैक्स में तो हमारे यहाँ पे 5 रुपये घट गए नेट इनकम में। ठीक, यही हुआ ना बस। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो टैक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, नेट इनकम के। लेकिन जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा, मतलब जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा दोनों में, वो बराबर हो रहा है। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन क्या है, मतलब बेसिक सा कंसेप्ट था, बेसिक ट्रिक थी जो मैं खोजनी थी, वो यही थी। तो हमने क्या देखा कि भाई हमें उसने बोला कि हमारी जो टैक्स है वो इंक्रीज हुई 19%, नेट इनकम डिक्रीज हुई 6%। उसने बोला हमें टैक्स जो है वो 19/100। तुमने उसको क्या पता लगा कि इक्वली बढ़ेंगे घटेंगे, जितना बढ़ेगा उतना वो घटेगा। ठीक है, तो 6% जो नेट इनकम होगी दोनों इक्वली होंगे। ठीक है, क्योंकि इनकम तो वही है ना, उसी का तो टैक्स वो है। अलग अलग लोगों की इनकम लेके थोड़ी ना टैक्स और नेट इनकम बताइए, उसी आदमी की है ना। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, टैक्स अपॉन नेट इनकम हमारी आ गई क्या, 6/19। ये तो कट गए, ये इसे नीचे ले जाओ यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ ले जाओ, आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब इसे एज्यूम कर लो कि टैक्स और नेट इनकम, अगर हमारी नेट इनकम 19 है, टैक्स 6 है, तो हमारी इनकम इन दोनों सम होती है। अभी देखा तुमने तो कितनी हो गई, 25। अब उसने पूछा है कि आयकर की दर ज्ञात करो। आयकर किस पे लगता है, इनकम पे लगता है। कितना लगा है, 6/, कितनी पे लगा है, 25 पे। कितना हो गया, 100, 25 चौका कितना हो गया, 24%। ख़त्म, कहाँ आंसर, ये रहा, हो गया आंसर बस। तो ये सब पता होना चाहिए बेसिकली कि क्या हो रहा है हमारे पास। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बस हो गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वैसे तो कहने को ना मतलब बहुत ही फेवरेट सा क्वेश्चन रहा है वैसे, मतलब एग्जामिनेशंस का। मतलब ये एप्टीट्यूड में ना बहुत सिंपल बहुत है, फेवरेट भी बहुत है। वो एग्जामिनेशन वाले ना मतलब एप्टीट्यूड में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुत बहुत बार। ठीक है, इसमें क्या कहा हमें, इफ एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड। ठीक है, 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड एंड द विनर गेट्स द 70% ऑफ द वैलिड वोट एंड वोन बाई 9600 वोट्स। तो मैं क्या बताना, नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे लिस्ट में, और वैलिड वोट कितने थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए कि भाई किसी को नहीं पता लगा कि कैसे चुनाव में वोट देते हैं, उसने गलत दे दिया तो उसका वोट गलत घोषित हो गया। ठीक है, इसके भी बहुत सारे पैमाने कब वो गलत घोषित होता है। ठीक है, वो पॉलिटी वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, ऐसी चीज़ें जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो पॉलिटिक्स में थोड़े बहुत डिस्कस कर लेंगे, मज़ा बहुत आता है पॉलिटिक्स में। फिर उसके बाद आता है कि विजेता को 70% वैध मत मिले और 9600 मतों से विजयी हुआ।
बताएं कि मतदान सूची की संख्या कितनी थी और वैध मत कितने थे, उनकी संख्या। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। हमारे पास वोटर लिस्ट मान लो कि 100 थी। ठीक है, उसमें से 20% वोट इनवैलिड घोषित हो गए, तो कितने बचे वैलिड वोट? 80। ठीक है, हाँ लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये कितने बचे, ये कितने हो गए, ये हो गए हमारे वैलिड वोट 80। अब इसमें से क्या बोला, द विनर गेट 70% ऑफ द वोट। तो एक विनर होगा और एक लूज़र होगा, तो इसे मिले 70%, इसे मिले 30%। तो इसमें और इसमें कितने प्रतिशत का डिफरेंस हुआ? 40%। ठीक है, 40%। तो ये 40% किसका हुआ? हमारे पास तो भाई, हम तो ये मान के चल रहे हैं ना कि हम सिर्फ 80 लोग थे जिन्होंने सही मतदान करा, और उन 80 का 40% तो था वो हमारा, मतलब इनका डिफरेंस हो गया विनर और लूज़र का। ठीक है, 40% 80 का कैसे निकालेंगे? 40/100 इंटू 80। ठीक है, किसका? 40% और 80। दोबारा लिखते हैं क्या? चलो लो दोबारा लिख देते हैं, साफ साफ लिख देते हैं, थोड़ा साफ नहीं आया अभी। ठीक है, तो भैया हमने देखा कि 40% जो है 80 का, तो ये जीरो कट गई हमारी, और ये कट गई, ये कट गई, 8 चौक 32। मतलब कि हमारे हिसाब से 32 वोट मिले। लेकिन उसने बोला कि वो तो 96 वोट से जीते हैं। ओ हो, मतलब इसका क्या हुआ भाई? जो हम जो 32 माने चल रहे थे उसका मतलब है 9600। ठीक है, तो एक का मतलब कितना हो गया हमारा, बताओ? एक का मतलब हो गया 32, और ये हमने उड़ा दिया, कितना बचा? 300। ठीक है, अब इसी कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, मतलब मैं ये भी बताऊँ कि कैलकुलेशन कैसे कैसे होगी, ये तो मतलब काटना है, अभी से डिवाइड थोड़ी करके बताएंगे। एक का मतलब हो गया 300। अब हमसे क्या पूछा था उसने? मतदान सूची की संख्या बताएं। हम 100 मान के चले थे, तो मतदान सूची कितनी हो गई? 300 × 100, ये हो गई। अब देखो, एक तो आंसर ऐसी होगा कि भाई 30,000 हो गई, तो ये आंसर हो गया हमारा ख़त्म। लेकिन 30,000 इसमें भी है। तुमने पहले क्या निकाला? तुमने पहले वोटिंग संख्या निकाली ना, तो पहले यही आएगी 30,000। दूसरी बात और, अब भाई इन्होंने पूछा वैलिड वोट। वैलिड वोट टोटल वोट से तो ज़्यादा हो नहीं सकते, मतलब वोटर लिस्ट की जनसंख्या ज़्यादा तो हो नहीं सकते। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। लेकिन अगर फिर भी ध्यान ना जाए तो आंसर निकाल रहे हो तो देख लो, वैसे तो बिना देखे आंसर हो गया था सही, ऑप्शन देख के। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग गया आंसर। फिर उसके बाद उसने पूछा वैलिड वोट कितने हैं। अब इसे यहाँ से इन 300 × 80 कितना हो गया? 24,000। ठीक, हो गए, बस ख़त्म हो गया आंसर। बस, तो सिंपल था ये, मतलब सिंपल ही है वैसे। परसेंटेज मेरा मानो तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। परसेंटेज से तुम्हारा ना बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। अब परसेंटेज से तुम रेशो, मतलब उसे कन्वर्ट कर लोगे अगर फ्रैक्शन में, तो रेशो में काम आ जाएगा, पार्टनरशिप में काम आ जाएगा, फिर डीटीआई में काम आ जाएगा, फिर तुम्हारे अगर कोई और क्वेश्चन होगा उसमें काम आ जाएगा। जहाँ परसेंटेज दिखे, जहाँ रेशो दिखे, वहाँ उठा के लगा दो, खत्म हो गई बात, फटाफट आंसर निकाल लो, टाइम बचाओ। ठीक है, तो अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है, अ सेल्समैन is allowed 12% commission on the total sales made by him. ठीक है, the total sales made by him and bonus of 1% if sales is more than 15,000। तो भैया उसने बोला कि अगर 15,000 है तो उसे 12% का कमीशन मिलता है, और अगर प्लस 15,000 है तो उसे 13% कमीशन मिलता है, 1% एक्स्ट्रा मिलता है। इफ़ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज 7,650, फाइंड द टोटल सेल। अब मान लो, ठीक है, 1% है ना, तो अगर 1% का हम 15,000 का निकालें तो उसकी कितनी होगी?
15,000 1% का अगर हम निकाल तो कितना हुआ, 150 रुपये। ठीक है, 150 रुपये। तो उसकी अर्निंग कितनी हो गई, अर्निंग कितनी हो गई, उसकी कमाई कितनी हो गई। पहले उसकी टोटल अर्निंग थी 7,650, अब इसमें 150 और ऐड कर दो। ठीक है, मान लो ना कि सारी जो जितनी सेल है ना उस पर 13% वाली वो चल रही है, मतलब 13%, उसकी 15,000 से ज़्यादा ही हुई है। ठीक है, तो कितनी हो गई हमारी, 7800 हो गई ना, मतलब 7,650 प्लस 150, 7800 रुपये हो गए हमारे। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, ये 1% ऐड करा ना हमने, अब 1% ऐड करना मतलब कि 13%, तो टोटल सेल का 13% जो है हमारा वो है कितने के बराबर, 7800 के बराबर। तो टोटल सेल हमारी कितनी हो गई, 7800 इंटू 100/13, कितने हो गए, 60,000 हो गई। ठीक है, 60,000 वैल्यू आ गई हमारी। तो इस क्वेश्चन में ना सीधा सीधा ये निकालना है कि भाई जितना हमें, अगर मान लो 4,000 से ज़्यादा की शॉपिंग पे और कोई शॉपिंग करेगा तो उसे भाई को कमीशन मिल जाएगा 1% और एक्स्ट्रा। टारगेट नहीं सेट करते कि वन बी वाले आते हैं वो लोग होते हैं कि भाई हमारे इतना टारगेट है, इतने की सेल करानी है, इतने का, इतनी की परचेज़ करानी है या कुछ भी कराना है, इंश्योरेंस दिलाना है, तो उन्हें बोलते हैं कि भाई अगर तुमने इतना टारगेट अचीव कर लिया तब तक तो तुम्हें इतना मिलेगा, लेकिन अगर टारगेट ज़्यादा अचीव कर लिया, तुमने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, तो तुम्हें इतना परसेंट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मान लो कि उतना परसेंट एक्स्ट्रा मिल रहा, तो उतना परसेंट एक्स्ट्रा का है पूरी सेल में, अगर वो कांस्टेंट पॉइंट, अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर हम लेके चलें जहाँ पे हमारा मतलब होता कि उसके बाद से चेंज होना, तो उसके अगर हम उतने परसेंटेज चेंज निकाल लें तो उसे ऐड करना टोटल अर्निंग में, कि अगर हम मान लें कि अगर टोटल जो सेल हुई है वो उससे ज़्यादा ही हुई है तो उसकी अर्निंग इतनी हो जाएगी। उतनी अर्निंग किसके बराबर होगी, उस टोटल जो हमारी परसेंटेज हमारी दे रखी है, जैसे 13% दे रखी है यहाँ पे, तो टोटल सेल का 13% इसके बराबर ही होगा, क्योंकि भाई हम तो 13% ही मान के चल रहे हैं। तो यहाँ से हमारी आ जाएगी टोटल सेल कि भाई हमारी हो गई 60,000, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये घुमाने वाला क्वेश्चन तो जरूर है कि पहले तुम पढ़ोगे फिर तुम बोलोगे अरे यार 1% ऐड कर दिया, अब क्या करें इसका 13% का, हम यहाँ तो प्लस लगा हुआ है, वो 20,000 भी हो 30,000 भी, तो हम क्या करें। तो उसमें ये करना है, मान लो कि भाई 15,000 से ज़्यादा हुई है। ठीक है, ओह सॉरी, ये नहीं मानना, ये मानना है कि जो सारी सेल हो रही है उसका जो परसेंट है वो 13% तक ही उसे कमीशन मिल रहा है, 12% तक की बात ही भूल जाओ। ठीक है, और अगर वो 1% ऐड ऑन हो रहा है तो उस 1% ऐड ऑन होने से कितने रुपये मिलेंगे, उसे जो 1% ऐड ऑन हो रहा है ना वो इसके मिलने हैं, इसके। ठीक है, तो 150 रुपये मिलेंगे उसे एक्स्ट्रा। ये थोड़ी ना बोल रहा कि उस पर ये है कि भाई ये मैं 1500 150 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो हमने टोटल सेल निकाल ली यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, बाय हाउ मच केजी ऑफ कंजप्शन इज डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 5% ओनली। देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन है कि अगर तुम मान लो 30 रुपये खर्च करते हो, ठीक है, कोई चीज़ खरीदने में 30 रुपये खर्च करते ही तुम्हें तो 30 रुपये खर्च करने हैं। तो मान लो तुमने चीनी लेने गए, ठीक है, चीनी लेने गए भाई, तो तुमने ये बोला कि भाई हमने 6 किलो चीनी, तुमने 6 किलो चीनी ली कब, जब उसका रेट था कितना, 5 रुपये पर केजी। तुमने फिर 5 किलो चीनी ली, अगर उसका रेट बढ़ गया तो कितना होगा, 6 रुपये, 6 रुपये पर केजी। तो ये देख रहे हो सब्सिक्वेंटली जितना यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज हुआ उतना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तुमने अगर कंजप्शन कम करी है तो प्राइस बढ़ रहा है, तभी तो मतलब में कांस्टेंट क्या रखना है,
इसमें हमें कांस्टेंट रखना है कि हमारी जो एक्सपेंडिचर है, जो हमारा खर्च है, वो 30 रुपये ही है कांस्टेंट। हमने 30 रुपये खर्च करना है। हम मात्रा को ज़्यादा कम कर लेंगे अगर प्राइस ज़्यादा कम होगा, ज़्यादा हो अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम अपनी क्वांटिटी खत्म कम कर लेंगे, लेकिन हम 30 रुपये खर्च करेंगे, 30 से ज़्यादा नहीं खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये इस बेसिस वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना कि मान लो कि 100 था, 100 से बढ़ के कितना हो गया, 120। तो उसने बोला कि हाउ मच ऑफ कंजप्शन, कितने किलो खपत घटाए ताकि खर्च में 5% की वृद्धि हो। अभी तो 20% की हो गई है, वो बोल रहा है कि सिर्फ 5% की हो, 5% की वृद्धि मतलब 105 हो जाए वो। अगर वो 100 रुपये खर्च करता था तो उसकी अगर 20% इंक्रीज हुई तो वो 120 रुपये खर्च करने लग गया। ठीक है, लेकिन वो चाहता है कि एक्सपेंडिचर बढ़े ही ना, 105 से ऊपर ना जाए। तो भैया अगर वो 120 कर रहा था तो हमें अब 105 करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 15। किससे, 120 से। यहाँ से कम करना ना मैं भी, पहले ये था, अब हम बोल रहे हैं कि हम कितना कम करें। तो इतना कम करना है, 15 1/8। तो ये तो हमारी ओरिजिनल थी। ठीक है, ये ओरिजिनल थी और ये डिक्रीज़ हुई, इतनी अमाउंट में डिक्रीज़ करनी है तब जाके हम यहाँ पहुँचेंगे 105 पे। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि वैनी ओरिजिनली कंज्यूम 280 किलो शुगर। भाई 8 का मतलब है कि 280 किलो यूज़ कर रहा था वो। ठीक है, तो एक का मतलब कितना हो गया, 35। तो इसका मतलब कितना हो गया भाई, हम 35 किलो अगर हम कम खरीदेंगे तो हमारा जो खर्चा होगा वो एक मतलब कि 5% ही बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम 35 किलो, क्या लिखा है ये, 35 किलो अगर हम कम खरीदेंगे 280 से तो हमारे खर्चे में कितनी बढ़ोतरी होगी, सिर्फ 5%। ये इसका मतलब है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हो जो भी पूछे तुमसे, बस हो गया क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, ध्यान रखना है, देखो एक तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और ये 100 को लेके चलना ना, 100 को लेने से बहुत आसान रह जाता है चीज़ें। जैसे तुम बता था ना स्क्वायर में 100 में से 20, अब 20 बढ़ा दी, 20% बढ़ा दिया तो 100 में से 20 बढ़ा दिया मतलब 120 कर दिया उन्होंने, और वो कलर वाला सोचो वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात चल रही है हमारी। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा हमें, अ मैन स्पेंड 60% of his income if his income is increased by 15% and his expenditure is increased by 15%, find the percentage change in saving। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, अगर उसकी आय 15% बढ़ जाती है और उसका खर्च 15% बढ़ जाता है तो बचत में परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या दिया है ना, क्या पहले हमें दिया है कि 60%। ठीक है, तो 60% हमारा कितना हुआ, 60/100 कितना है, 3/5। अगर हमारी 5 इनकम है तो 3 क्या होगी हमारी एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब मैंने बताया था कि भाई इसे तुम किसी से मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन सेम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो रेशो सेम ही रहता है, तुम 300 500 मान लो। ठीक है, तो भाई अगर हमारा इनकम, एक्सपेंडिचर, खर्च और बचत मतलब कि सेविंग लेके चलें, और ये हम बोल दें कि भाई हमारी 500 अगर इनकम है, 300 उसमें से हम खर्च करते हैं तो हम 200 रुपये बचा रहे हैं, है ना। पहले, अब क्या हुआ, उसकी इनकम बढ़ गई भाई, 15% इनकम बढ़ गई उसकी। ठीक है ना, तो 15% का मतलब कितना हुआ भाई, 15% बढ़ गई। अगर 100 मतलब कि 15% का मतलब कितना हो, 15/100, ये बढ़ गई। अब उसने दे रखा है हमें कि 100 का मतलब है 500। ठीक है, तो चुन अगर बढ़ गई 15% तो हमारी 115 का मतलब कितना हो गया, 500/100, ये 5 है ये।
ठीक है, 500 है इंटू 115, ये कर देते यूनिटरी मेथड से। ठीक है, कितना आ गया, 575 आ गया ये आंसर, ये कटेगा और ये 5, ये आ गया हमारा 575। ठीक है, तुम्हारी नई इनकम कितनी हो गई, 575। अब पहले से मैं बताता कि भाई 3/5 करता है वो, 3/5 करता है ना वो अपना। हमें क्या बोला कि भाई वो 3/5 जो है अपनी इनकम का उसे खर्च कर देता है, एक्सपेंडिचर का 3/5 रखा है ना। अब देखो यहाँ पे ना एक सिंपल सी मतलब दो तरीके हैं इसे निकालने के। या तो देखो यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 75 का। ठीक है, या तो 3/5 इसका कर लो और इसमें ऐड कर दो। ठीक है, या फिर इसका 3/5 निकाल लो, तो कुछ भी करो यहाँ पे आएगा 45। 75 का 3/5 करोगे 45, इसका 3/5 करोगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 345। ठीक है, तो भैया अगर 575 से 345 को माइनस करोगे तो हमारा यहाँ पे सेविंग ऑटोमेटिकली कितना बचेगा, 230 बचेगा। 230 बचेगा, यही हमसे पूछा है। बचत में परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात करो कि भैया हमारा वो बचत जो है वो 30 रुपये बढ़ गया। तो बढ़ गया 30 रुपये, कितने से बढ़ा भाई, बढ़ा कहाँ से, 200 से, तो 200 से डिवाइड कर दो। 200 इंटू प्रतिशत निकालना हमें 100, तो ये कट गए, कितना बचा, 15%। बढ़ गया, ख़त्म हो गई बात, आंसर आ गया हमारा 15%। बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, बस ये करना था मैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल लेके चलना। रेशो में कन्वर्ट कर लो, चाहे उसे 100 मान के कर लो, आसान है नंबर। 100, 20, 50, 30 है तो 100 मान के कर लो। 37 1/2 करके है कुछ ऐसा फ्रैक्शन वैक्शन में, तो भैया अपना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। और फ्रैक्शन वाली PDF जो मैं दूंगा भाई, उसे एक पेज पे, साफ से पेज पे लिख के अच्छे अच्छे से, बिल्कुल बड़ा बड़ा, कि जहाँ तुम बैठो वहाँ से तुम्हें बैठ के दिखनी चाहिए, और उसमें से देख के वैल्यू लिखो। या तो पहले निकालना शुरू, पहले जैसे मैंने तुम्हें बताया ना निकालना, जब वो टेबल दूंगा उसमें इतनी वैल्यू होंगी, वो सबको निकालना अपने आप, फिर उसके उसे वहाँ पे चिपका देना टेबल बना के। वो तुम्हारा एक शॉर्ट नोट हो जाएगा परसेंटेज के लिए, और वो इतना जगह काम आएगा ना तुम्हें कि तुम मज़े में रहोगे बिल्कुल। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि भैया मैन स्पेंड 5% ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रैवलिंग एंड 20% ऑफ द रेस्ट स्पेंड in food, and then he donate rupees 120 and he is still left with rupees 1400 in his pocket. ठीक है, अब 5% है, 5% मतलब कि 5/100, तो इसे तो हटा दो यहाँ से। 5/100 कितना हो गया हमारा, 1/20। ठीक है, तो ये उसकी टोटल इनकम है, और ये उसने किस पे खर्च करा, ट्रैवलिंग पे खर्च करा। ठीक है, बचा कितना, 19। ठीक है, फिर उसके बाद उसने 20% ऑफ द रेस्ट, 20% ऑफ द रेस्ट मतलब कि 1/5, ये 5 उसका उस रेस्ट में बचा हुआ था, मतलब उसकी बची हुई इनकम। ठीक है, और उसमें से उसने 1 रुपये खर्च कर दिया फूड पे, तो बचा कितना इसमें से, बता कितने से, 4। ठीक है, अब देखो इसे करने का एक सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल बेसिक वाला, जो मतलब कन्वेंशनल तरीका कैसे कहता है। उसमें तो क्या करते हैं भाई हम, कि हमारी कोई इनकम थी X, उसका उसके बाद बचा हुआ कितना है अभी, 19 रुपये उसके बचे हुए हैं, कितने में से, 20 में से। ठीक है, इसका 4/5 उसने खर्च कर दिया फूड पे। ठीक है, और इतने जो ये रुपए इसने मतलब ये बचे हुए रुपए हो गए ना उसके, ये सॉरी 4/5 इसका बचा हुआ खर्च करने के बाद, अगर फूड पे खर्च कर देता है उसके बाद जो बचा हुआ होता है वो है। वैसे इसका लिखने का तरीका और दूसरे ढंग से अगर हम देखें तो, अगर एग्जैक्टली अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या यहाँ होता है ऐसे, देखो
कि 19/20 जो है वो x का, ठीक है। अब इसका जो होगा इसमें से बचा हुआ 4/5, ठीक है, ये हमारी टोटल अमाउंट होगी जो हमारी बची हुई होगी घूमने पे खर्च उस आदमी की, ट्रैवलिंग और खाना खाने के बाद। उसमें से उसने 120 रुपये उसने डोनेट कर दिए, ठीक है। इसमें से डोनेट करें उसने, बचे हुए थे, उसके बाद उसने डोनेट भी कर दिए। तो उसकी जेब में अभी कितने रुपये बचे? अभी उसके पास 1400 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ पे? देखो, ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा 4 और ये 5 और ये 19 x/25 माइनस, और ये कितना हो गया 120, 1400, 1520। तो एक्स हमारा यहाँ से आ जाएगा कितना? एक्स हमारा कितना आ गया? 2000 रुपये आ गया। ये उसकी हो गई क्या? आय, 2000 रुपये। ये हो गया आंसर। एक और तरीका भी है, ठीक है। एक और तरीका हमारा क्या है कि अगर हम मान लो इससे, अगर हम मान लेते हैं ये हो गया, ठीक है। चलो दोबारा लिख लेते हैं फटाफट। तो ये हमारा था 5%। ये उसने 19 रुपये बचाए, ये सेव करे किसमें से? 20 में से। और फिर 20% उसने बचे हुए का खर्च करा, तो उसमें से उसने 4 रुपये बचाए, कितने? 5 में से, ठीक है। अगर उसके पास उसके हाथ में पैसे थे, इनकम मान लो उसे अगर एक तरीके से, तो उसने 20 उसमें से 19 सेव करे, 20 रुपये इनकम थी। फिर उसके बचे कितने? उसके पास बचे 5। उसने कितने बचाए उसमें से? 4, ठीक है। तो जो मैंने अभी स्टेप करा था कि वो क्या नाम है, 19 × 4 और 19/20 × 4/5 × x, वो करा था आपने, वही स्टेप। उसे स्टेप को शॉर्टकट करने का तरीका क्या है? इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ लिखो। देखो ये कितना है? 100 रुपये। ये कितना है? 78, ठीक है। अभी उसने 78 सेव करें। अभी उसने ये 78 कब सेव करें? जब उसने वो डोनेशन नहीं दी। डोनेशन नहीं दी मतलब उसके पास अभी कितने रुपए हैं? उसकी जेब में है कितने? 1400 प्लस 120, मतलब कि 1520, ठीक है। तो 78 का मतलब आ गया 1520। तो एक का मतलब कितना आ गया? 20। तो 100 का मतलब कितना आ गया हमारे पास? 2000। बस ख़त्म। एक तरीका ये भी है करने का, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, लेकिन उसमें यह है कि तुम डायरेक्ट लाइन बाई लाइन पढ़ो, इक्वेशन बनाते जाओ, बस ख़त्म। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान है वो। x × 19/20 और उसका वो 19/20 हो गया ना, तो उतना बचा हुआ हो गया। और उसका उसका उसमें से उसने बचाया, तो पहले 19/20 करके बचाया, उसमें से उसने बचाया 4/5 से गुना कर दो उसे, और उसमें से जो डोनेट करा उसे माइनस कर दो, तो बचे 1400 रुपये। ख़त्म बात। तो वही बात है, इसे यहाँ प्लस कर दो या फिर यहाँ से माइनस कर देना बाद में, तो एक ही बात, ठीक है। बस आ गया हमारे 2000 रुपये, आंसर हो गया, ख़त्म। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन एन एग्जाम 35% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 25% इन इंग्लिश, फेल्ड इन, ठीक है। इफ 10% फेल्ड इन बोथ, देन हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में सफल रहे, 25% अंग्रेजी में सफल रहे। यदि दोनों में 10% फेल हो गए, तो दोनों में कितने प्रतिशत बच्चे उत्तीर्ण हुए, ये बताओ। अब मान लो कि ये हमारी एक क्लास है, टोटल इतने बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है। उसमें से ये मैथ में फेल हो गए बच्चे, कितने हैं ये? 35%, ठीक है। और ये हैं इंग्लिश के बच्चे, ये कितने हैं हमारे? 25% बच्चे फेल हुए। अब ये जो बीच में है, यही इसी का मतलब है जो बोथ, मतलब कि दोनों में
दोनों में फेल हो गए। कितने हैं वो? 10%। ठीक है। तो भैया अगर तुमसे कोई पूछे कि सिर्फ और सिर्फ मैथ में कितने प्रतिशत बच्चे फेल हुए, तो तुम क्या करोगे? भाई मैथ वाले बच्चे कौन से होंगे? ये वाले होंगे ना सिर्फ। ठीक है, इसे हटा दो। कितने हो गए मैथ वाले? ओनली मैथ, कितने हुए? 35 माइनस 10, 25%। ठीक है। अब इंग्लिश वाले कितने हुए? यही हुए ना बस इंग्लिश वाले। तो ये इसे छोड़ दो, बीच वाले से, वो सिर्फ यही हुआ ना। ओनली इंग्लिश कितने हुए? 25 माइनस 10, 15%। ठीक है। अब देखो, हमारे पास सिर्फ फेल की संख्या आ गई कि भाई इतने प्रतिशत बच्चे फेल हुए हमारे। तो हमारे फेल बच्चे कितने हुए? 25% तो फेल हो गए हमारे मैथ में। ठीक है। 15% फेल हो गए इंग्लिश में। ठीक है। और 10% तो दोनों में फेल हो गए। टोटल कितने बच्चे फेल हो गए हमारे? 50%। ठीक है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? अगर 50% बच्चे फेल हो गए तो भाई 50% बच्चे पास हो गए ना। आ गया आंसर। बस खत्म, ये रहा आंसर, हो गया। बस इसे पता करना, ये जो बाकी ये जो बाहर का खाली इलाका है बचा हुआ है इस सेट का, इसी वजह से सेट बोलते हैं। वेन डायग्राम में काम आएगा, जब वेन डायग्राम क्वेश्चन करेंगे उसमें बहुत काम आता है। वेन डायग्राम से सॉल्व करा हमने, बिल्कुल ईजी पड़ा भाई। ये ये अब इसमें ए बी सी लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या हुआ है? टोटल बच्चे जो बच्चे फेल हुए उनकी हमें जनसंख्या दे रखी है। वैसे पास देते हैं और हमसे फेल पूछ लें, या फिर किसी की वैल्यू देते हैं और फिर तुमसे उसकी दूसरे की वैल्यू चले, तो कुछ भी दे सकते हैं। बस ये आना चाहिए कि भाई इसका कंसेप्ट क्या है, मेन चीज़ क्या है इसमें, कंसेप्ट। ठीक है। तो ये मैंने ऑलमोस्ट सारे जो टाइप्स हैं, जो परसेंटेज में पूछे जाते हैं और जो तुम्हें आगे काम आएंगे, मैंने कवर कर लिए। इसमें भी अगर तुम्हें लगे कोई दिक्कत है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट में डाल देना, या डायरेक्टली मेरे को पूछ लेना, मैसेज कर देना, ग्रुप में डाल देना, जैसे सूटेबल हो वैसे पूछ लेना। ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं आगे, अपन करते हैं अभी डिस्कशन, थोड़ा बातचीत। ठीक है। तो अभी इसके लिए क्या ज़रूरी है कि तुम क्या करो कि अभी जितने मैं अभी जो एक PDF दूंगा, ठीक है, उस PDF में जो भी तुम परसेंटेज या फ्रैक्शन दे रखे होंगे, ठीक है, उस जितने भी परसेंटेज दे रखे होंगे उससे पहले एक बार फ्रैक्शन निकालना सारे। ठीक है। सारे फ्रैक्शन निकालना, सारे फ्रैक्शन कैलकुलेट करना, अलग से रफ कॉपी लेके चेक आराम से करना, बिल्कुल आराम से, मतलब सारे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। जब फ्रैक्शन निकल जाए ना, फिर उन फ्रैक्शन से या फिर ऐसे कर आधे आधे करके कर लेना कि आधे जो परसेंटेज रखी उनकी फ्रैक्शन निकाल लिए, फिर आगे जो आधे फ्रैक्शन रखे उनकी परसेंटेज निकाल के देख ली। तो उससे क्या होगा ना कि जब तुम निकालोगे ना एक बार, जब 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 भी मतलब ऐसा होता है ना कि तुम्हें कोई चीज़ याद नहीं हो रही तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है। तो चीज़ तुम्हारे दिमाग में ऐसे बैठ जाती है क्योंकि पिक्चराइजेशन हो जाता है ना, जो पिक्चर हम कनेक्ट कर देते हैं अपने दिमाग से, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक रहती है। ये तुम सब मतलब हम सब नहीं देखा यार पिक्चर, हम मतलब कोई मूवी देखते हैं तो वो ज़्यादा ध्यान रहती है ना, या फिर हम कोई नावल पढ़ते हैं तो नावल में पिक्चराइजेशन इस तरह से किया होता है तो हमें याद रहती है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें ये कर लेना। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन सेट मैं दूंगा इसमें, कहाँ पर, टेलीग्राम पर। ठीक है। यहाँ से अपना क्वेश्चन सेट ले लेना, और जो रेशो वाला क्वेश्चन सेट था उसकी अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आए या फिर तुमसे नहीं हुए और हो गए तो भी बहुत अच्छी बात है। हो गए तो ये अपने और सब्जेक्ट पे ध्यान दो या इस पे ध्यान दो। ठीक है। तो टाइम नहीं वेस्ट करना। और दूसरी बात, अभी तक शायद लोगों ने अपना टाइम टेबल ना बनाया हो, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि अभी भी टाइम टेबल अपना बना लो। ठीक है। टाइम टेबल
बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि बहुत ही टफ नहीं होना चाहिए कि तुमने 5-5 मिनट के कैमरे रखे और तुमने पढ़ने का शेड्यूल बना रखा, मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, रात को 10 बजे तक पढ़ूँगा, 12 बजे तक पढ़ूँगा। ऐसे कुछ नहीं होगा, तुम अपनी हेल्थ वेल्थ और ख़राब कर लोगे। वैसे ही बाहर नहीं जाना हो रहा आजकल, तो ये अपना सिंपल सा शेड्यूल बनाओ, इतना कोई कठिन है नहीं। जितने कंसेप्ट तुम्हें दिए जा रहे हैं एग्जामिनेशन कैटलिस्ट में, जो पेपर 1 का मैं दे रहा हूँ, तुम्हें और स्पीड बढ़वानी है कि तुम्हारी वीडियो, मतलब पेपर 1 की ज़्यादा वीडियो चाहिए या कंटेंट भी तुम्हें चाहिए, टेस्ट चाहिए, जो भी चाहिए ना, मतलब उसको बताओ कि भाई हमें मतलब इस चीज़ की कमी लग रही है, ये चीज़ हमें चाहिए, ये चीज़ नहीं मिली अभी तक, तो ये चीज़ हमें और चाहिए, ठीक है, तो वो भी मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, आज के लिए बहुत है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, और थैंक यू फॉर लिसनिंग, लर्निंग, एंड आई होप यू शेयर योर थाट्स एंड योर रिक्वायरमेंट, जो भी तुम्हें चाहिए तुम ज़रूर बताओगे। So this is all. Please subscribe, share and like to our channel. Go to the Telegram page. You will be getting beneficial material, study material. मतलब बहुत हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए वो मटेरियल ना, मतलब बिल्कुल जो मैं अपने पेपर 1 के लिए बता सकता हूँ कि मतलब जो मैं मटेरियल दूंगा तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब पेपर पैटर्न के हिसाब से होगा, कि जहाँ पे तुम्हें लगता है कि कमी हो सकती है, भाई जहाँ पे गलती करते हैं, मतलब जहाँ मैंने भी गलती करी है तो मैंने उनसे सीखा है। लेकिन सीखा कैसे है कि सीखा मैंने ऐसे कि मैंने टेस्ट दिए, और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, पहले भी कहा मैंने कि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, अभी भी कह रहा हूँ कि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट देकर तुम वो गलती अपने घर में सुधार लोगे तो वहाँ पे तुम्हारे नंबर जो ज़्यादा आ सकते थे वो कम नहीं होंगे, वो ज़्यादा ही आएंगे, बल्कि और ज़्यादा आ सकते हैं अगर तुम अपनी गलतियाँ सुधारोगे। गलतियाँ इकट्ठी करना बहुत गलत बात है, उन्हें सुधारना बहुत अच्छी बात है, और उन्हें ढूंढना और भी अच्छी बात है। ढूंढ कह सकते हो तुम टेस्ट से क्वेश्चंस लगा के, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर लगाओ, ज़रूर लगाओ, जो तुम्हें वीडियो इसी हिसाब से दी जा रही हैं जो पेपर 2 के रिगार्डिंग है, बिल्कुल उससे मिस मत करो, और सब्सक्राइब रखो कि जैसी वीडियो है तुरंत देखो, पढ़ो, टाइम टू टाइम डेली, मतलब उसी हिसाब से पढ़ते रहो फिर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू, एंड टू like, share, comment and subscribe to the channel. It will going to help you a lot, okay. So thank you.